एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। हमने फर्स्ट पेपर के 2 वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। रीतिकाल के नाम से ये आपको प्राप्त हुई होंगी, उपलब्ध होंगी आपके ग्रुप पर, शायद मिल गई होंगी आपको और आप इसे पढ़ रहे होंगे। पहली का नाम है रीतिकाल पार्ट 1 और दूसरी का नाम है रीतिकाल पार्ट 2। हमने रीतिकाल पार्ट 1 में रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ या सामान्य विशेषताओं पर बातचीत की थी और रीतिकाल पार्ट 2 में हम लोग रीति काव्य धारा में जो विभिन्न काव्य धाराएँ आई हैं रीतिकाल में, उन विभिन्न काव्य धाराओं के बारे में बात कर रहे थे। तो हम रीति सिद्ध और रीति मुक्त के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध के बारे में बात कर चुके हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में बात करना है इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में रीति मुक्त काव्य धारा के बारे में बात करेंगे कि रीति मुक्त काव्य धारा क्या है, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ और इसमें कौन कौन से कवि अपनी किस किस प्रकार की बातें कहते हैं। तो हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, ये तीनों मैंने बता दिया है आपको, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं, या रीति मुक्त काव्य धारा किसे कहते हैं, या रीति सिद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं। इसके अलावा ये एक साथ 2 भी पूछे जा सकते हैं, यानी रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, दोनों एक साथ बता दीजिए। और इसके अतिरिक्त तीनों भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा एग्जाम में हो वैसा आप इसे समझिएगा। तो हमारा जो मूल सवाल है वो है रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, ये किस तरह से पूछा जाएगा, इसके पूछने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसका सिर्फ एक तरीका है। रीति मुक्त काव्य धारा का एक और नाम है, उसका नाम है स्वच्छंद काव्य धारा, रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह का पेपर बना सकता है कि आप रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा से क्या समझते हैं, या रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा पर प्रकाश डालिए, या रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा की विशेषताएं बताइए, या रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं, किन्हीं 2 कवियों की कविताओं का उदाहरण दे करके उनके बारे में बताइए। तो इसका इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं। आप हेडिंग डालेंगे रीति मुक्त काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य। ठीक है, पैरा बना करके लिखेंगे। पहला पैरा प्रस्तावना लिखेंगे पहले, यानी भूमिका। इस धारा का नामकरण कुछ लोगों ने रीति मुक्त और कुछ ने स्वच्छंद काव्य धारा किया है, ठीक। अब जरा समझ लेते हैं कि ये रीतिबद्ध, रीतिमूल और रीति सिद्ध से अलग किस प्रकार से हैं। देखिए, रीतिबद्ध का मतलब क्या हुआ कि जो रीति में बंधे रहे, रीति ग्रंथ लिखा उन्होंने और उसके उदाहरण दिए, काव्यांग निरूपण किया, लक्षण ग्रंथ लिखे हुए रीतिबद्ध कहलाए। रीति सिद्ध वे कहलाए जिनको ये सब मालूम तो था कि कैसे लिखा जाएगा, काव्यांग लक्षण उन्हें मालूम थे, लक्षण ग्रंथ वे लिख सकते थे, रीति ग्रंथ वे लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम नहीं उठाया, उन्होंने सीधे सीधे अपनी कविताएं लिखी। अनायास कहीं उनके उसमें आया तो वो आता रहा, उन्होंने ये दम नहीं भरा कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ यह रीति ग्रंथ कहलाई जाए। ठीक, जानते थे लेकिन लिखा नहीं। अब आते हैं हम रीति मुक्त पर। तो ना तो ये रीति से बंधे हुए थे, ना रीति के ये सिद्ध थे, ये रीति मुक्त हैं। तात्पर्य यह है कि जो रीतिकाल में परंपरा चल रही थी लक्षण ग्रंथ लिखने की, काव्यांग निरूपण करने की, आचार्य बनने की जो होड़ लगी हुई थी कि मैं भी संस्कृत के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्हीं की तरह अलंकार, रस, छंद, नायक नायिका भेद जानता हूँ, तो उस होड़ में ये लोग बिल्कुल भी नहीं पड़े। इनका उद्देश्य था सीधा सीधा इनके हृदय में जो भी भावनाएं उठती थीं, इनके मानस में इनकी जो भी संवेदना आती थी, जिस भी प्रकार की कविता इनके दिलो दिमाग से फूट पड़ती थी, वे कविताएं ये लिखते थे। इनको काव्यांग निरूपण से, लक्षण ग्रंथ लिखने से और रीति ग्रंथ काव्य परंपरा लिखने से, उसको परंपरा को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं था, और ना ही इन चीज़ों को वे जानते थे।
रीति सिद्ध लोग जानते तो थे लेकिन बढ़ाया नहीं, लिखा नहीं। लेकिन रीति मुक्त ये जानते भी नहीं थे और जानते नहीं तो बढ़ाएंगे कैसे। ठीक, तो इस तरह से रीति मुक्त काव्यधारा रीतिबद्ध काव्यधारा से और रीति सिद्ध काव्यधारा से अलग हो जाती है। ठीक, चलिए लिखते हैं। रीतिकाल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे, रीति मुक्त कवि कहलाए। रीति मुक्त कवि कहलाए। इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, और न ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया। अपितु, अपितु यानी बल्कि इन कवियों ने हृदय में उठने वाली स्वच्छंद विचारों को कविता में बांधकर प्रस्तुत किया। हृदय में उठने वाले स्वच्छंद विचारों को कविता में बांधकर प्रस्तुत किया। ये सभी कवि रीति के बंधन से मुक्त थे, इसलिए ये रीति मुक्त कवि कहलाए। रीति के बंधन से मुक्त थे, इसलिए ये सभी कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इन चारों से एक एक उदाहरण देंगे और हमारा ये रीति मुक्त काव्य का जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं घनानंद के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा बोधा के बारे में, थोड़ा सा आलम के बारे में, थोड़ा सा ठाकुर के बारे में और सबके बारे में एक उदाहरण दे देंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आए तो भी उसे आप वहाँ सॉल्व कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये जो एक किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ पर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ प्रकाशन केंद्र लखनऊ, जो सबसे पहले एक गाइड के रूप में हमारे सामने आई थी। इसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 182 पर, 182 पर लिखा हुआ है, हेडिंग है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत इनकी पहली हेडिंग है वैयक्तिकता, दूसरी है परंपरागत रूढ़ियों का निषेध, तीसरी है अनुभूति की अनिर्वचनीयता, चौथी है संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता, पाँचवीं है संयोग वर्णन में सजीवता, छठवीं है सौंदर्य, सातवीं है प्रेम में एक निष्ठता और विश्वास, आठवीं है उदात्तता और उल्लास, और नौवीं है भाषा का नूतन प्रयोग। ठीक, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें। मैं इस क्वेश्चन को लिखवाता, मैं एग्ज़ाम स्पेशल में इस क्वेश्चन को ज़रूर लिखवाता, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन इस गाइड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सारे हेडिंग ठीक दी हुई हैं, सारे उदाहरण ठीक दिए हुए हैं, तो आप क्या करिएगा, इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। या मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके और इस क्वेश्चन में मूल रूप से क्या है उसको मैं एक बार समझा दूंगा, तो मुझे लगता है कौन सा उदाहरण आप लिखेंगे ये बता दूंगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हम ये रीति मुक्त काव्य जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करते समय जो हम उदाहरण लेंगे वे इसी किताब से लेंगे जो इसमें दिए हुए हैं, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन डिटेल में 10 नंबर में आ जाए तो उदाहरण आपको कोई दूसरा याद ना करना पड़े, इसी उदाहरण से आपका काम चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। अब एक लाइन आप छोड़कर लिखेंगे, रीति मुक्त कवियों का कवि कर्म किसी राजा के सुख के लिए ना होकर तुलसीदास की तरह स्वांतः सुखाय था। तुलसीदास की तरह स्वांतः सुखाय था। घनानंद ने लिखा है कि
घनानंद ने लिखा है कि, अब जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको वो पेज नंबर 183 पर इस गाइड में है ऊपर, आप इसे एक बार देख सकते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे, नोट गामा लगाएंगे और लिखेंगे, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लोग यहाँ जुगाड़ में लगे हुए किस तरह कविता बन जाए, वो हो किस तरह कविता बन जाए। आज तो मैंने 5 कविता बना दी, कल मैं 10 बनाऊंगा। और हमें क्या लगता है, हमको कौन बना रहा है, कविताएं हमको बना रही हैं, हम कविता नहीं बना रहे हैं। लोग हैं लागे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। मेरे हृदय में जो अनुभूति है वही कविता के रूप में निकलती है और वही कविता मुझको बना रही है। जबकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं किस तरह से कविता बन जाए। तो घनानंद जी की ये उक्ति है, इसे आप उदाहरण के रूप में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, रीतिकाल के लगभग सभी कवि अपनी अनुभूति में इतने सघन हैं कि वे इसे शब्दों में, कविता में बयां नहीं कर पाते। वे अपनी पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बोधा कहते हैं कि, दूसरे कवि इसमें बोधा हैं, बोधा कहते हैं कि, डैश करके एक लाइन छोड़ करके इन्होंने काम उदाहरण लिखेंगे एक, कवि बोधा न चाड़ सरी कबहूँ, ये उदाहरण भी पेज नंबर 183 पर है उसी किताब में। कवि बोधा न चाड़ सरी कबहूँ, नित ही हरवा सो हिरैबो करे। सेकंड लाइन, सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबो करे। कवि बोधा न चाड़ सरी कबहूँ, नित ही हरवा सो हिरैबो करे। सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबो करे। फुल स्टॉप लगाएंगे, नोट गामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि आलम भाव प्रधान कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम भाव प्रधान कवि हैं। संयोग हो या वियोग, आलम हमेशा विषाद में डूबे रहते हैं। विषाद मतलब दुख, विषाद में डूबे रहते हैं। आलम वियोग में थके से, बिके से एवं जीवन का दांव हारे हुए से लगते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, एक उदाहरण द्रष्टव्य डैश करके उदाहरण लिखेंगे। अब देखिए, आलम का उदाहरण आपकी किताब में नहीं है, वरना मैं उदाहरण वहीं से दे देता। तो ये अलग से उदाहरण आपको देना पड़ रहा है मुझे, इसे आपको याद करना पड़ेगा। याद तो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन ये आपकी किताब में नहीं है। बड़ा आसान है ये। चलिए लिखते हैं, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें। ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें, कह रहे हैं ये आलम इस कविता में ये कह रहे हैं कि जब हम प्रेम में थे तो हम और हमारा जो प्रिय था, वे दोनों लोग जिन जिन जगहों पर जाकर के घूमे, बैठे उठे, खाए पिए, मौज मस्ती की, अब हमारा संबंध टूट गया है, हम वियोग में हैं, अब हमारा प्रिय हमारे पास नहीं रह गया है। तो जिन स्थलों पर हमने खूब विहार किए हैं, अब उन्हीं स्थलों पर जाते हैं और अकेले बैठ करके कंकड़ियाँ छोटी छोटी चुना करते हैं। क्या करे आदमी, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें, ये पहली लाइन है। सेकंड लाइन लिखेंगे, जा रसना सो करी बहु बातें, जा रसना सो करी बहु बातें, ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें। ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें। और दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि जिस रसना से, यानी जिस जीव से, जिस मुंह से हमने खूब मीठी मीठी बातें करी थी, तरह तरह की दुख सुख की बातें की थी, जीवन के तमाम विविध प्रसंगों की बातें की थी अपने प्रिय से, अब चूँकि रह नहीं गया है प्रिय हमारा, तो अब उसी जीव से
उसके जो पीछे बातें हम लोग कर चुके हैं उन्हीं को बार बार अपने अकेले ही मैं दोहराता रहता हूँ, और क्या करूँ। तो आलम आपके यहाँ नहीं थे, तो ये उदाहरण मुझे अलग से लेना पड़ा। चलिए एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएं, नोट कॉमा क्लोज करके एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। निश्चल अनुभूति और अकृत्रिम अभिव्यक्ति, निश्चल अनुभूति और अकृत्रिम अभिव्यक्ति ठाकुर को रीतिबद्ध कवियों से अलग कर देती है। रीतिबद्ध कवियों से अलग कर देती है। इनकी प्रेम कविताएं ऐसी लगती हैं जैसे प्रकृति भी इनके मनोभावों को समझती हुई इनका साथ देती है। प्रकृति भी इनके मनोभावों को समझती हुई इनका साथ देती है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। ये उदाहरण भी मैं उसी किताब से आपको दे रहा हूँ, अलग से नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने लिखने में थोड़ी आसानी हो सके। तो लिखिए आप, पेज नंबर 186 पर है ये। अपने अपने सुठ गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पैरी। मतलब दोनों लोग प्रेम की नाव पर अपने अपने घर में बैठ गए हैं। अपने अपने सुठ गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव पैरी। सेकंड लाइन, अंगनान में भीजत प्रेम भरे, और अपने आंगन में प्रेम रस में भीग रहे हैं। समयो लख मैं बल जाऊं पैरी, समयो लख मैं बल जाऊं पैरी। और समय भी देख करके उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहा है कि वाह भाई कैसा प्रेम है, क्या प्रेम है, बड़ा अनूठा, आकर्षक और उत्कृष्ट उच्च कोटि का प्रेम है। तो प्रकृति भी इनके प्रेम को, इनके मनोभावों को, इनके प्रेम रूपी मनोभावों को प्रकृति भी साथ देती है। तो इस तरह से हमने इनके जो 4 कवि हैं रीतिमुक्त धार काव्यधारा के, बोधा, घनानंद, आलम और ठाकुर, इन चारों के एक उदाहरण आपको दे दिए हैं। अब आप लिखेंगे निष्कर्ष, एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे निष्कर्ष। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। आत्माभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ? अपने आत्मा में, आपकी आत्मा में जो कुछ है उसको व्यक्त कर देना। ठीक है, इस धारा के कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। इन सभी कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इन सभी कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, जिसमें संयोग की मात्रा अत्यंत कम है। जिसमें संयोग की मात्रा अत्यंत कम है तथा साथ ही साथ इन कवियों ने भाषा का असाधारण प्रयोग किया है। तथा साथ ही साथ इन कवियों ने भाषा का असाधारण प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं इसी वीडियो में क्या कर रहा हूँ कि आपकी जो ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखिका हैं डॉक्टर श्रीमती पद्मिनी पांडे जी, प्रकाशन केंद्र लखनऊ से प्रकाशित है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है रीतिमुक्त काव्यधारा का डिटेल में परिचय, मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझा दे रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये किताब अपने सामने खोल के रखेंगे। ये पेज नंबर 182 से लेकर के पेज नंबर 186 तक है। तो ज़रा मैं थोड़ा थोड़ा इन सब हेडिंग्स के बारे में बता दे रहा हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखनी है और भूमिका लिखनी है। ठीक, वो मैंने आपको जैसे लिखा दी है आप बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। अब इसमें जो पहली हेडिंग है वो है वैयक्तिकता। तो वैयक्तिकता क्या होती है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं हर हेडिंग को समझा दूंगा, उदाहरण दिए हैं आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो ये शब्द है वैयक्तिकता, इसका मतलब होता है पूरी तरह से पर्सनल, पूरी तरह से निजी, पूरी तरह से अपना होना। अब ये वैयक्तिकता कविता में किस तरह से आ गई है रीतिमुक्त काव्यधारा में? तो देखिए, पहले हम समझते हैं रीतिबद्ध को।
रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने क्या किया कि तमाम लोग प्रेम कर रहे थे, उस प्रेम को देख करके इन्होंने प्रेम श्रृंगार आदि के संबंध में अपनी बातें की। लेकिन रीतिमुक्त काव्यधारा में क्या आ गई, वैयक्तिकता आ गई है, बड़ा पर्सनल हो गया आदमी। इस काव्यधारा के लोगों ने पहले खुद प्रेम किया, खुद वियोग में गए, खुद संयोग में रहे, खुद प्रसन्नता का अनुभव कभी किया, कभी खुद विषाद में गए, कभी सुख में रहे, कभी दुख में रहे। और इस तरह से जो वास्तव में जो ओरिजिनल अनुभूति इनको प्राप्त हुई प्रेम करके, प्रेम में वियोग को सहन करके, अपने प्रिय से दूर रह करके, प्रकृति में भीगते हुए प्रेम करना, जंगलों में घूमना, कंकड़ियाँ चुनना है, तो इस तरह से जो अनुभूति हुई ये इनकी एकदम ओरिजिनल थी, मौलिक थी, एकदम बिल्कुल उनकी निजी थी, एकदम अपनी थी, बिल्कुल पर्सनल थी। तो इसलिए इन्होंने इस रीति मुक्त काव्यधारा में वैयक्तिकता का गुण आ गया है कि इन्होंने किसी दूसरे के प्रेम को देख करके कविताएं नहीं की, बल्कि प्रेम को पहले निजी स्तर पर अनुभव किया और उस अनुभव को अनुभूति करके उसे कविता में उतारा, वो चाहे बोधा हो, चाहे घनानंद हो, चाहे आलम हो, चाहे ठाकुर हो, ठीक। और इस तरह से इन्होंने, और अब लक्षण आप जो है, उदाहरण जो है इसमें आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको केवल हेडिंग समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब नंबर 2 हेडिंग है परंपरागत रूढ़ियों का निषेध। अब परंपरागत रूढ़ियाँ क्या थी रीतिकाल में, देखिए मैंने पहले आपको बता दिया है कि रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ, रीतिकाल में क्या सब चल रहा था। तो रीतिकाल में क्या चल रहा था, काव्यांग निरूपण, लक्षण ग्रंथ लिखो, काव्यांग निरूपण करो, रीति ग्रंथ लिखो, अलंकारों का खूब बड़ा लंबा लंबा परिचय दो, लंबे लंबे उदाहरण दो, रसों के बारे में बताओ, छंदों के बारे में बताओ, शब्द शक्ति क्या है इसके बारे में बताओ, नायिका भेद क्या है, नायक भेद क्या है, इनके बारे में बताओ, ठीक। यही परंपरा। तो इन रीति मुक्त कवियों ने क्या किया, परंपरागत रूढ़ियों का विरोध किया। ये किसी चक्कर में नहीं पड़े कि हम अलंकार के पहले परिभाषा बताएंगे और फिर ढूंढ ढूंढ करके ज़बरदस्ती उस अलंकार के लिए एक हम उदाहरण लिखेंगे। नहीं, इन्होंने कोई ज़बरदस्ती कविता नहीं लिखी, इनकी सारी कविता स्वतः स्फूर्त है, स्वानुभूत से उत्पन्न हुई कविता और भाषा है। तो इसलिए इन्होंने इन परंपरागत निषेधों का विरोध करके अपनी कविताएं की, ठीक है। अगली हेडिंग है इसमें अनुभूति की अनिर्वचनीयता। अब पहले समझते हैं अनुभूति क्या होता है। अनुभूति को समझने के लिए मैं एक लाइन में बात बता रहा हूँ आपको, अनुभूति किसे कहते हैं। अनुभव का अनुभव को अनुभूति कहते हैं। अनुभव का अनुभव कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको अब इस समय गर्मी है और आपको अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले जाड़ा था, तो आपको आज भी जाड़ा लगने का अनुभव है ना, क्योंकि पिछली ठंडी में ठंडी लगी होगी, उसके पहले ठंडी पड़ी होगी, कभी ठंडी लगी होगी आपको, तो ठंडी का अनुभव है आपको कि ठंडी कैसी लगती है, हालांकि अभी नहीं लग रही है। इस अनुभव का आप अनुभव करने लगे, अनुभव का अनुभव यानी ठंडी लगना एक अनुभव है, लेकिन इस समय नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप इस अनुभव को अनुभव करने लगें, यानी ठंडी लगने लगे आपको, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाएं, आप कांपने लगें, आप कपड़ा, रजाई, चद्दर, गद्दे और जैकेट और जूते, मोजे और टोपी, कैप ढूंढने लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस अनुभव का यानी ठंडी लगने के अनुभव का अनुभव हो रहा है। तो इसी को कहते हैं अनुभूति। यानी आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठंड से शरीर नीली पड़ी जा रही है, उंगलियां एकदम सुन्न पड़ती जा रही हैं, कान एकदम ठंडे हो गए हैं, खोपड़ी ठंडी हो गई है, तो ये है अनुभूति। तो अनुभव का अनुभव है अनुभूति। हेडिंग है आपकी अनुभूति की अनिर्वचनीयता। अब अनिर्वचनीयता क्या है, अनिर्वचनीयता में एक शब्द है वचनीयता और फिर अनिर्वचनीयता मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में कुछ बोलना, कुछ कहना। अनिर्वचनीयता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखो और कुछ बोल ही ना पाओ। अनिर्वचनीयता की स्थिति वो है, खामोश हो जाओ। कुछ तुम्हारे सामने ऐसा हो कि वो तुम देख तो रहे हो, लेकिन तुमसे कोई पूछे भाई बताओ इसके बारे में क्या है, तो गूंगे का गुड़ जिसे कहते हैं। खा तो सकता है, स्वाद तो ले सकता है, बता नहीं सकता है। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में अनुभूति की अनिर्वचनीयता रही है। क्यों रही है? क्योंकि इनकी अनुभूतियाँ इतनी जटिल थीं, इतनी सघन थीं, इतनी भरी हुई थीं कि वे शब्दों में बयां करने लायक नहीं थीं। आपने एक गीत सुना होगा सलमान खान साहब की एक फिल्म का है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है उस फिल्म का, लेकिन मैंने भी सुना है कहीं बजते हुए कि तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल,
दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाएगी। क्यों बयां नहीं हो पाएगी भाई, बयां करो। नहीं बयां हो सकती है दो लफ्ज़ों में। किसी की प्रेम कहानी दो लफ्ज़ों में बयां हो सकती थी या हो सकती हो, लेकिन भाई मेरी नहीं हो सकती है। यही है अनिर्वचनीयता। यानी मैं जिस स्तर पर किसी को प्रेम करता हूँ, जिस स्तर पर मेरी अनुभूतियाँ सघन हैं, उस सघनता को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। शब्द चुक जाते हैं, शब्द अट ही नहीं पाते हैं उस अनुभूति की सघनता और उसके भारीपन। वो जो उसके अंदर जो चीज़ है, उस चीज़ को बयान करने के लिए कविता शब्द ढूंढती है, लेकिन कविता को शब्द मिलते ही नहीं हैं। इसे कहते हैं अनिर्वचनीयता, अनुभूति की अनिर्वचनीयता। फिर अगली हेडिंग है संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता। वो आप जानते ही हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा में जितने भी कवि हैं उनके यहाँ संयोग की मात्रा बहुत कम है, वियोग ज़्यादा है, पीड़ा अधिक है, विषाद अधिक है। अपने प्रिय के साथ रहने का इन्हें कम मौका मिला है, इन्हें दुख ज़्यादा झेलने को मिले हैं। ठीक। फिर हम अगली हेडिंग है आपकी संयोग वर्णन में सजीवता। संयोग वर्णन में सजीवता कैसे आएगी? देखिए, जब आप वास्तविक संयोग वर्णन कर रहे होंगे, यानी वास्तविक संयोग से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जिसे खुद भोगा होगा, जब उसका वर्णन करेंगे तो वहाँ पर अश्लीलता और मांसलता आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। बिना किसी अश्लील शब्द के, बिना किसी मांसल शब्द के आप उस संयोग वर्णन को इतना बढ़िया अभिव्यक्त कर देंगे कि कोई अश्लील और मांसल कविता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो क्या है, क्योंकि ओरिजिनल है ना, एकदम लाइव है, इसके अंदर सजीवता है। सजीवता यानी प्राण है। तुमने जो प्रेम किया है या तुम जो प्रेम में वियोग में गए हो, उस वियोग की कविता लिखो चाहे उस प्रेम की कविता लिखो, तो उसमें इतना मौलिकता है, इतना ओरिजिनल है, इतना असली है कि जब भी आप उस बारे में लिखोगे तो उसमें क्या आ जाएगी, सजीवता आ जाएगी। ठीक। तो ये है संयोग वर्णन में सजीवता। फिर अगली हेडिंग है सौंदर्य। सौंदर्य आप जानते ही हैं, जो भी सौंदर्य हो, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो चाहे अपने प्रिय का सौंदर्य हो, उसके बारे में बात करते हैं तो वो सौंदर्य है। अगली हेडिंग है प्रेम में एक निष्ठता और विश्वास। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपको बता दे कि मैंने आपके प्रिय को फला के संग घूमते हुए देखा था, या फला रेस्टोरेंट में वो दोनों लोग बैठ करके मस्ती कर रहे थे, चाय पी रहे थे, या फला गार्डन में मैंने उनको देखा है, तो आप उस व्यक्ति से अपना संबंध बिछो कर लें, उस संबंध को आप त्याग दें किसी एक आदमी के कहने पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसके प्रेम में विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी संवेदनाओं पर, अनुभूतियों पर, एहसासों पर विश्वास नहीं है। और अगर ऐसा वास्तव में है तो फिर आपका प्रेम एक निष्ठ नहीं है। एक निष्ठ प्रेम वही है कि जिससे एक बार प्रेम कर लिया फिर आजन्म उससे हम प्रेम करते रहें। ये है प्रेम की एक निष्ठता। तो रीतिमुक्त कवियों में ये बहुत ख़ास विशेषता है कि जिससे प्रेम किया उससे प्रेम किया, उसने अगर छोड़ दिया तो फिर ये नहीं कि तुम जाओ और दूसरा कोई आए। जी नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम एकनिष्ठ होता है। एक बार किसी से प्रेम कर लिया तो वो रहे या जाए, प्रेम उसी से रहेगा। तो ये है प्रेम में एक निष्ठता। फिर अगली हेडिंग है आपकी उदात्तता और उल्लास। अब उदात्त का मतलब क्या होता है? उदात्त का मतलब होता है कि जो सामान्य स्तर है उससे कोई चीज़ ऊपर उठी हुई है तो उदात्त है। ठीक। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आप 3 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कोई 6 घंटे पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई उदात्त स्तर पर है, वो ज़्यादा उदात्त है अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, उदात्त और उल्लास। तो उदात्तता है और उल्लास है। तो रीतिमुक्त कविता में जो भी प्रेम के प्रसंग आए हैं या जो भी मिलन के प्रसंग आए हैं, वियोग के प्रसंग आए हैं, उनमें समय बड़ी उदात्तता है। ऐसा नहीं है कि आज तुमको प्रेम कर रहा है कोई व्यक्ति, तुम्हारे लिए बहुत खास है और कल तुमसे उसका प्रेम ख़त्म हो गया तो तुम्हारे लिए खास नहीं रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज कोई खास है और कल कोई खास नहीं रह गया? अगर कोई आपका खास है तो किसी विशेष गुणों के कारण खास होगा ना, तो वे गुण उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। हाँ, आपकी नहीं पड़ती है, आपकी नहीं बनती है, आपसे कोई विवाद हो गया है तो वो दूसरी बात है। तो रीतिमुक्त कवियों में प्रेम को लेकर के बहुत उल्लास है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है अपने प्रिय के लिए और उदात्तता है। और जहाँ पर एक निष्ठता होगी प्रेम में, वहाँ पर प्रेम में उदात्तता आ ही जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगली हेडिंग है आपके यहाँ भाषा का नूतन प्रयोग। वो मैंने आपको बताया अभी लिखवाते समय
कि ये रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की तरह इन्होंने कविता में भाषा को ज़बरदस्ती लादने का प्रयास नहीं किया। जो शब्द धुन में आ गए, जो शब्द अंतरात्मा में आ गए, उन्हीं शब्दों से इन्होंने अपनी कविता बना दी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास लिख के गए हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यानी मैं जो रघुनाथ की गाथा गा रहा हूँ, भगवान श्री राम की जो गाथा गा रहा हूँ, वह तुमको सुनाने के लिए नहीं, वह अपने आप को सुख देने के लिए गा रहा हूँ। और इसकी भाषा जो है वो बड़ी मंजुल है, इसकी भाषा बोझिल नहीं है, ये आम जनता की भाषा है। तो रीति मुक्त कवियों ने आम जनता की भाषा में बात की है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों की तरह नहीं जटिल भाषा में बात नहीं की है। तो ये था भाषा का नूतन प्रयोग। तो एक प्रकार से हमने रीति काल में 4 प्रश्न कर लिए हैं। रीति काल की सामान्य विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। 3 ये कर लिए हैं, एक वो 4 कर लिए हैं। और 5वां क्वेश्चन मैंने आपको उस बुक से समझा दिया है, उसकी हेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे तो अब आपको थोड़ी आसानी होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उदाहरण ज़रूर याद करिए। जब तक आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, कथन नहीं लिखेंगे, आपको अच्छे अंक मिलना संभव नहीं है। तो आप उदाहरण लिखें, अच्छे अंक ले आएँ, पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और बार बार मैं कहता हूँ जम कर पढ़ें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, अपना कैरियर बनाएं। फालतू के लफड़ों में मत पड़ें आप। एग्ज़ाम आपके सर पर हैं और एग्ज़ाम सर पर हो चाहे ना हो, पढ़ाई एक तपस्या है, ये अनवरत चलनी चाहिए, तभी इसका लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे साथ आप इतनी देर तक बने रहे, आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।